नमस्कार, नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। अ, आज हमारे साथ धनंजय इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं। पर आज हम उनकी किताब पर बातचीत करेंगे, तो वो हमारे साथ हैं। उसके अलावा प्रोफेसर निशिकांत कोलगे हैं और ज्योत्सना जी हैं। अ, हम लोग आज जिस किताब की चर्चा करेंगे, जिस किताब पर बातचीत करेंगे, वह महात्मा गांधी के पूर्ण स्वराज है, जिसको कि धनंजय ने एक नए तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस किताब के विकास की यात्रा, इस किताब के मुख्य तर्कों और मौजूदा समय में इस किताब की क्या प्रासंगिकता है, उसको बताने की कोशिश की है। और यह एक तरीके से बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी टेक्स्ट को प्रस्तुत करने का, खासतौर पे ऐसा टेक्स्ट जो कि उतनी ज्यादा चर्चा में नहीं रहा हो और जो कि एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण हो उस महान चिंतक को समझने के लिए, जिसके बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। और इसको जिस तरीके से धनंजय ने अलग-अलग जो समकालीन वाद-विवाद है उससे जुड़कर दिखाया है, वह भी इस किताब को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। यह किताब अभी तक अपनी एक जिसको हम कहते हैं छाप, वह पाठक जगत पर छोड़ चुकी है। इस किताब को प्रकाशित हुए कुछ समय हुआ है, लेकिन अकादमिक जगत पर में इस पर काफ़ी सारी चर्चा हो चुकी है। आज हम जो जिस बात पर जिस तरह की चर्चा आयोजित कर रहे हैं, उसमें प्रोफेसर निशिकांत कोलगे हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक गांधी अगेंस्ट कास्ट लिखी है, जिसका हिंदी में अनुवाद जाति के विरुद्ध गांधी का संघर्ष शीर्षक से हो चुका है। और ये सीएसडी से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में ये हैदराबाद के मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ज्योत्सना श्री हैं, जो कि रांची विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं पॉलिटिकल साइंस में। और हम लोग इस किताब पर जो बातचीत करेंगे, उसमें मैं सिर्फ एक शुरुआत करने वाले व्यक्ति के रूप में इससे जुड़ा हुआ हूँ। बाकी मैं भी एक दर्शक या एक श्रोता की हैसियत से ही इस कार्यक्रम में रहूंगा। सवाल ज्योत्सना और निशिकांत जी करेंगे और जवाब धनंजय देंगे। तो एक तरीके से मेरे लिए यह एक सुखद वेबिनार या सेमिनार की तरह होगा, जहां मैं हर किसी को सुनूंगा। हाँ, कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जरूर मैं कभी-कभी यह कहूँगा कि अगला सवाल निशिकांत जी आप कर सकते हैं, या आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अगर मेरी ज़रूरत होगी तो। बाकी मेरी मौजूदगी एक दर्शक या एक श्रोता के रूप में ही रहेगी। अम, तो ज्योत्सना जी, अगर आप पहला सवाल करें तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। धन्यवाद कमल। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं धनंजय सर और निशिकांत सर के साथ मतलब मुझे सवाल पूछने का मौका मिल रहा है। मैं काफ़ी हद अभिभूत महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले धनंजय जी को बहुत-बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छी और एक नए तरह की किताब लाई है और अभी गांधी जी को पढ़ने की और भी ज़्यादा और एक अलग अंदाज में समझने की ज़्यादा ज़रूरत है वर्तमान समय में। मैं इस किताब के बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगी, मुझे जितना इसको पढ़ के समझ में आया। मेनली 2 बात। सबसे जो पहली बात है वो ये कि मुझे इस किताब के जो प्रारूप है, जो संरचना है, वो मुझे काफ़ी पसंद आए कि इंट्रोडक्शन है, फिर आफ्टरवर्ड्स है और फिर धनंजय जी अपनी टिप्पणियों को लेके आते हैं नोट्स के तौर पे, फिर वो रेफ़रेंसेस को देते हैं। जहाँ अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो में हम इंट्रोडक्शन जो है या फिर गांधी जी को समझने का जो बात है वो मुझे इतना ज़्यादा प्रभावी लगा और पढ़ते-पढ़ते मैं ये समझी कि ये किताब इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह गांधी जी का अंतिम विचार या एक दस्तावेज के रूप में है, जो एक यात्रा के दौरान उसको उन्होंने लिखा। और दूसरी बात ये कि गांधी जी के जो विचार आए पूर्ण स्वराज को लेके, वो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत को एक न नए दायरे को प्रस्तुत करता है और कहें कि उसके विकल्प के रूप में सामने लाता है। और दूसरी बात जो मुझे समझ में ये आया इनके इंट्रोडक्शन को पढ़ते समय कि गांधी जी की जो ऐतिहासिक यात्रा रही है क्रांति को लेके और भी कई समाज को जोड़-तोड़ को लेके उसको और भी अच्छे से हमको समझने में इस किताब के माध्यम से मुझे काफ़ी मदद मिली। और मुझे ये भी चीज़ समझ में आया कि गांधी जी किस तरीके से एक व्यवहार है और एक प्रयोग है, या दोनों भी हो सकते हैं, वो व्यवहार भी है, प्रयोग भी है, मैं तो उनको दोनों स्तरों पे इस किताब में समझी।
और इस प्रयोग और इस पूर्ण स्वराज की प्रक्रिया के प्रोसेस से वो ये बताने में काफी सक्षम रहे हैं कि जो व्यक्तिगत बदलाव है और वो सामाजिक बदलाव से किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, और ये दोनों चीजें जो हैं एक साथ समाज में घटती हैं। तो इन सभी बदलाव को, इन सभी विचार को इस किताब में काफ़ी अच्छे से, किताब के माध्यम से काफ़ी अच्छे से हमको समझने का लाभ मिला, और साथ ही साथ ये भी मिला कि जो वर्तमान दौर है और जो एक न्यायपूर्ण समाज की बात होती है, समतामूलक समाज की बात होती है, उसमें जो ये गांधी के जो रचनात्मक कार्यक्रम हैं या फिर उनका जो एक नया भारत का स्वरूप है, सपना है, वह किस तरीके से एक मुश्त जो सामाजिक न्याय की कल्पना है उसका एक रास्ता तय करता है, बताता है कि अगर आप इस माध्यम से चलेंगे तो हम भारत के जो सामाजिक न्याय का सपना है उसको हम साकार कर सकते हैं। तो इस सब किताब को पढ़ते हुए मैंने कुछ, स्पेशली 8 मार्च भी आ रहा है, तो मैंने कुछ इसको महिलाओं से संबंधित देखने का भी प्रयास किया, जहाँ पे मैंने देखा कि गांधी जी लगातार महिलाओं के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस को लेके, पॉलिटिकल स्पेस को लेके काफ़ी बात करते हैं, और न सिर्फ बात करते हैं बल्कि वो अपने व्यवहार में दिखाते भी हैं, काफ़ी सक्रिय मेंबर को साथ में रखते भी हैं। चाहे वो कुटीर उद्योग की बात करते हैं, वहाँ पे महिलाओं की सक्रियता की वो बात करते हैं, पॉलिटिकल असहयोग आंदोलन में महिलाओं की सक्रियता की बात करते हैं। कई ऐसे नाम जिन्होंने नोट्स में धनंजय जी ने प्रस्तुत भी किया है, जो मुझे अभी लगातार याद नहीं आ रहा है, शायद ये मेरा पहला ये अनुभव है इसलिए। तो इन सभी महिलाओं के संदर्भ में उनको पढ़ते समझते हुए मेरे मन में 1-2 सवाल आए, जो मैं अभी धनंजय जी से करना चाहूँगी। वो पहला सवाल ये है कि गांधी जी स्त्रियों के शिक्षा पे, स्त्रियों के स्वास्थ्य पे काफ़ी जोर देते हैं। तो उनके जो स्त्री से संबंधित विचार हैं और जो नारीवाद के विचार हैं, विशेष तौर रेडिकल फेमिनिज़्म के बारे में या फिर पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज़्म के बारे में। तो इन दोनों फेमिनिज़्म के बारे में, इस दोनों रेडिकल और पोस्ट कॉलोनियल नारीवाद के बारे में जो विचार, जिस तरीके के डिबेट सामने आए हैं, और गांधी जी को जो स्त्री को लेके विचार हैं, आप उन दोनों में कितनी संवाद की गुंजाइश पाते हैं? या फिर क्या गांधी जी का विचार जो है वो स्त्रियों की सिर्फ स्वतंत्रता तक ही सीमित हो जाता है, इससे आगे की मांगों को रेखांकित नहीं करता है? इसमें हम धनंजय जी की टिप्पणी देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी। मेरा गला थोड़ा खराब है क्योंकि मुझे अभी वायरल हुआ था, इसी वजह से मेरी आवाज़ शायद बहुत तेज नहीं आ पाएगी। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हम गांधी के संदर्भ में इस प्रश्न को समझें तो लैंगिक हिस्सा के संदर्भ में आधुनिक नारीवाद पितृसत्ता की कहीं अधिक परिष्कृत, सूक्ष्म और आवश्यक व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह सामाजिक और आर्थिक उत्पादन पर एकाधिकार को चुनौती देता है, जो मॉडर्न फेमिनिज्म है। गांधी में संपूर्ण अवधारणा हम नहीं पा सकते हैं जो मॉडर्न फेमिनिज्म देता है जेंडर प्रश्न पे, लेकिन वे महिलाओं के मुद्दे का राजनीतिकरण करते हुए आवश्यक ध्यान दिलाते हैं। इसे चर्चा के जो गांधी का डिस्कोर्स है फीमेल और वुमेन राइट्स पे, उसको हम एंड ऑफ द डिस्कशन की जगह बिगिनिंग ऑफ द डिस्कशन के तौर पे देख सकते हैं। और लेकिन वो जब वुमेन इश्यू पे बात कर रहे होते हैं तो एक यूनिक मेथड को भी जन्म देते हैं, और ये मुझे देखने को मिला कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में भी पढ़ते हुए और बाकी उनकी दूसरी लेखनियों में भी। यहाँ पे वो मैस्कुलिन आइडेंटिटी को कॉम्पेरेटिव वे में चैलेंज करते हैं, जैसे स्त्री पुरुष को वो तुलना एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी से कर रहे हैं। जैसे पुरुषों द्वारा, वो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा स्थापित प्रथा और कानून ने महिलाओं का दमन किया है,
तो यहाँ पुरुष और महिला लाते हैं और कानून को कंपेयर कर रहे हैं कि कानून कैसे महिलाओं पे डिफरेंट और पुरुषों पे अलग काम किए हैं। और गांधी के सिद्धांत की एक व्याख्या के अनुसार हिंसा पुरुषत्व का अग्रदूत है, जो पैट्रियार्की जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरी ओर अहिंसा स्त्री पुरुष समानता की पहचान है। अहिंसक जीवन में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही अपना भाग्य चुनने का अधिकार है, लाइफ चुनने का अधिकार है। इसके अलावा महिलाओं को, गांधी के शब्दों में, इसके अलावा महिलाओं को खुद को पुरुषों की गुलाम के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ये गांधी के वर्ड्स हैं कि वुमेन को ये ट्रेनिंग दिया गया है कि वो एक स्लेव के तौर पे प्रेजेंट आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट हो, जिसमें सब्जुगेशन और सब्जेक्शन दोनों रहे। वो कहते हैं कि पत्नियों को संयुक्त प्रयास में लगी सम्मानित कॉमरेड माना जाना चाहिए और गुड़िया या भोग की वस्तु नहीं माना जाना चाहिए। ये उनके शब्द हैं। उनका सुझाव है कि और एक जो ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट के तौर पे, कि महिलाओं की कानूनी और सामाजिक स्थिति पहले से ही आमूल-चूल सुधार की मांग करती है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार हिंसा जो कि पितृसत्ता की अभिव्यक्ति है, जबकि अहिंसा समानता की अभिव्यक्ति है। हालांकि गांधी पितृसत्ता की गहन आलोचना नहीं कर सके हैं और पितृसत्ता को सामाजिक पुनरुत्पादन और रिप्रोडक्शन या भौतिक उत्पादन के दायरे में नहीं रख सके। फिर भी उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए महिलाओं के मुद्दे का राजनीतिकरण तो जरूर किया। तो दूसरे शब्दों में जो मैं कहना चाहता था कि जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वुमेन क्वेश्चन है, उसका क्रेडिट गांधी को जाता है। लेकिन अगर हम मॉडर्न फेमिनिज्म के थ्रू सोशल रिप्रोडक्शन और सोशल और मटेरियल राइट्स की अगर हम बात करें, तो वो उतना स्कोप या उतना एनालिसिस वहां पे हम नहीं पा सकते। कि निशिकांत सर, आप अगला सवाल करेंगे तो कार्यक्रम आगे बढ़े। जी, धन्यवाद कमल, इस परिचर्चा में मुझे बुलाने के लिए। सॉरी, आपकी आवाज चली गई थी फिर से। अच्छा, मैं सभी गांधीवादियों की तरफ से धनंजय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम करा है। असल में इसकी जरूरत थी। ये उसी तरह का काम है जैसे परेल ने हिंद स्वराज के लिए किया है, और राठौर ने और वर्मा ने अंबेडकर की जो किताब है बुद्धान इस धर्म के लिए किया गया है। और ये वाकई इसकी बहुत जरूरत थी, क्योंकि ये उतनी लोकप्रिय किताब भी नहीं थी। और इसे वर्तमान में चर्चा को इस रूप में लाना, ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और कमल बता ही चुके हैं कि इसको बहुत अच्छी तरह से एकेडमिक वर्ग में स्वीकार किया गया। लेकिन क्योंकि मैं धीरे धीरे जो है अब मार्गदर्शन मंडल में की तरफ बढ़ने की मेरी उम्र हो जा रही है, तो मेरी एक धनंजय जी से एक शिकायत है और एक प्रश्न भी है। मुझे लगता है कि ये बुक एकेडमिशियनों के अलावा जो है जो एक्टिविस्ट है और गांधीवादियों के लिए भी उतनी ही जरूरी थी। तो मुझे लगा कि थोड़ी भाषा और थोड़ी सरल होती, कि जो नॉन एकेडमिशियनों के लिए भी अगर ये होता, तो मुझे लगता है कि इस किताब का और अभी भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका महत्व और बढ़ जाता, लोगों को और ज्यादा अच्छा उससे वो मदद ले पाते। ये एक मेरी थोड़ी सी शिकायत है। दूसरा प्रश्न ये है, मुझे लगा ये इसका परिचय जब पढ़ते हुए धनंजय का, कि ये एक तरह का जो है डाइकोटमी, विरोधाभास जो है हिंदू स्वराज और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बीच में उत्पन्न होने जैसा लगा। मुझे नहीं लगता कि ये आपकी इच्छा मंशा रही होगी, लेकिन कि हिंदू स्वराज को एक पॉलिटिकल ट्रिटाइज की तरह और जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को एक एक्शन प्लान की तरह जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों टेक्स्ट में वो दोनों संभावनाएं हैं, और हमें वो इस तरह से देखना चाहिए कि उनमें दोनों संभावनाओं को जो है एक्सप्लोर किया जा सकता है। अगर इस पर कुछ धनंजय का कहना होगा, तो मुझे लगता है कि वो भी हमारे लिए और दर्शकों के लिए एक हेल्प होगी किताब को समझने में।
धन्यवाद निशिकांत जी, और आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्ण स्वराज के माध्यम से मैंने दोनों को जोड़ने का प्रयास किया, हिंद स्वराज और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को। मेरा मानना है कि पूर्ण स्वराज का गठन या कंस्ट्रक्शन हिंद स्वराज और रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा ही किया गया है। मेरी चिंता सिर्फ हिंद स्वराज पर प्रकाश डालते हुए रचनात्मक कार्यक्रम को छोड़ देने और पूर्ण स्वराज को की दो धुरी को भूलने को लेकर थी, कि जब हम हिंद स्वराज पढ़ रहे होते हैं तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम उसमें से गायब हो जाता है, और गांधी का जो सोशल है वो उनके जो फिलॉसफी प्रॉपर से वो डीलिंग या डिटैच कर दिया जाता है। जबकि पूर्ण स्वराज की अगर दो धुरियां हैं तो उसमें एक धुरी हिंद स्वराज है और एक धुरी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है। पूर्ण स्वराज एक ऐसी जगह है जहाँ पे, जिसको मैं फिलॉसफी प्रॉपर कह रहा हूँ, जिसमें हिंद स्वराज है, और फिलॉसफी प्रैक्टिकल जो कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, मिलते हैं। मेरा मानना है कि पूर्ण स्वराज दोनों को समाहित करता है, और पूर्ण स्वराज को स्वराज ने ही आकार दिया है। लेकिन गांधी कुछ आइडेंटिफाइड आइटम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसको हिंद स्वराज के इतर भी वो परिभाषित करते हैं, जिसको रचनात्मक कार्यक्रम कह रहे हैं। तो इसको लिंक करने की जरूरत मुझे लगा। यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि जो फिलॉसफी प्रैक्टिकल है वो बिना फिलॉसफी प्रॉपर के नहीं हो सकती है, लेकिन फिलॉसफी प्रॉपर भी बिना फिलॉसफी प्रैक्टिकल के नहीं हो सकती है गांधी में। तो अगर हम फिलॉसफी प्रैक्टिकल के अभाव में फिलॉसफी प्रॉपर को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक शैक्षिक अभ्यास बनकर रह जाती है। अगर हम हिंद स्वराज को शैक्षिक अभ्यास से आगे ले जाने की सोचते हैं या सोच रहे हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। या मैं ये कहना चाहूँगा कि रचनात्मक कार्य ही इसे प्राप्य आदर्श बनाता है, जिसे प्राप्त करने का जरिया बनाता है। ज्योत्सना जी, अगला सवाल आप करें धनंजय से। तो दूसरा सवाल है आपसे, वो ये है कि महिला उद्यमी से संबंधित, खासकर मैं यहाँ पे ये स्पष्ट कर दूं कि ऐसी महिला उद्यमी जो मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग की स्थापना कर रही हैं और स्वयं उसका मालिक बन रही हैं अभी के दौर में। और गांधी जी जो कुटीर उद्योग की बात करते थे, कुटीर उद्योग के माध्यम से जो स्वराज की प्राप्ति की बात करते थे, कि अगर, और खासकर स्पेशली जो खादी पे और चरखा, दो चीजों पे उन्होंने जो काफी फोकस किया। तो मेरा इन्हीं दोनों को जोड़ के एक सवाल है कि गांधी जी जिस रूप में मतलब कुटीर उद्योग की बात करते हैं, क्या उसके आधार पर वर्तमान समय में जो महिला उद्यमी हैं, एमएसएमईज हैं, जो छोटे लघु मध्यम इंटरप्राइजेस के लोग हैं, उनकी विकास की कल्पना हम गांधीवादी सोच से कर सकते हैं, या फिर क्या महिला उद्यमिता जो है वो अभी के दौर में अगर गांधी जी होते तो क्या उद्यमिता को एक साधन के रूप में देखते स्वराज की प्राप्ति के लिए? ये मेरा सवाल है सर, अगर आप इसको स्पष्ट करें तो अच्छा हो। इस प्रश्न पे आने से पहले जो निशिकांत जी का जो कंप्लेन था वो मैं उस पे बात नहीं कर पाया। वो वाजिब है, और उम्मीद है कि इसमें मतलब इस पे इसकी जो भाषा है उसको और सरलीकृत की जाएगी, और इसका अगर अनुवाद हो पाया तो अनुवाद की जगह अगर हम खुद ही इसको लिख पाए दोबारा हिंदी में, तो हम आमजन और एक्टिविस्ट के लिए मतलब वो एक्सेसिबल हो जो टेक्स्ट है। ज्योत्सना जी, जो आपका प्रश्न है, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। इस संबंध में अन्य ग्राम उद्योगों पर उनके काम का हवाला दिया जा सकता है। गांव की अर्थव्यवस्था आवश्यक ग्राम उद्योगों के बिना पूर्ण नहीं हो सकती है, गांधी ये कहते हैं। ये है हाथ से पीसना, हाथ से कूटना, साबुन बनाना, कागज बनाना, माचिस बनाना, चर्म शोधन करना, तेल निकालना आदि बहुत तरह का वो लिस्ट हम सबको प्रोवाइड करते हैं।
गांधी में 4 घटक महत्वपूर्ण हैं। अगर हम गांधी का आपके प्रश्न के संदर्भ में सोचें तो वह है विकेंद्रीकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा परस्पर निर्भरता, और गांधी में एक चीज है कि जो इच्छा और आवश्यकता में जो 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 उनमें टेंशन है, वो कहते हैं कि जितनी हमें जरूरत है उतना लेना चाहिए और डिजायर के अनुसार नहीं जाना चाहिए, ये एक। और सहकारी कार्य प्रणाली जो एक इम्पॉर्टेंट दिखता है, और मानव नियंत्रण मशीन। सो मशीन जो मानव को कंट्रोल ना करे, मानव मशीन को कंट्रोल करे, ये एक उनके मुख्य स्तंभ हैं जो हमें उनके इकोनॉमिक फिलॉसफी को दिखाते हैं। जो आपका जो प्रश्न है उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पूंजीवाद, अगर कई लोग आर्गुमेंट ये देते हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ कैपिटल इज इम्पोर्टेंट, कि पूंजीवादी के नारीकरण किया जाना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है कि उसमें और महिलाएं आए। लेकिन क्या पूंजीवाद संसाधनों के वितरण की अनुमति देता है? ये प्रश्न सबसे पहले पूछा जाना चाहिए। एक या दो या कुछ सफलताओं की कहानियां हो सकती हैं, लेकिन महिलाएं कार्यबल और स्वामित्व से बाहर रहती हैं। अगर हम पूंजीवाद के फ्रेमवर्क में देखें तो गांधी का जो डिसेंट्रलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस, प्रोडक्शन एज पर द नीड नॉट बाय द डिजायर, और जो मशीन ह्यूमन कंट्रोल मशीन का जो है, वो एक ज्यादा एक स्वावलंबी मॉडल देता है महिला उत्थान के लिए भारत के संदर्भ में। निशिकांत सर, आप अगर एक सवाल करें तो उसके बाद मैं भी, अगर मेरे पास सवाल रहेगा तो जरूर करूंगा। सवाल तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग सवाल करें। हाँ, मैं जो पिछली बात निकली है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे धनंजय ने बताया कि गांधी के लिए डिसेंट्रलाइजेशन, जो एक परस्पर निर्भरता, और मशीन जो है इंसान मशीन का प्रयोग करे, मशीन इंसान को ना प्रयोग करे, ये सब चीजें महत्वपूर्ण है। तो मैं जब पढ़ रहा हूँ तो उसमें आप बात ये भी कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को हमको एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री की तरह एक जो है, अगर हम पढ़े तो वो जो है हमारी एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म की जो समस्याएं हैं वो उनको कुछ हद तक एक तरह का जो है, जो गैप है उनको पूरा करने के लिए वो प्रयोग किए जा सकते। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर इस संदर्भ में जो गांधी का जो है स्टेट के प्रति जो भय है और जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो उनके पूरे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी उसी के एक तरह के विलेज स्वराज की वो बात कर रहे हैं, और ये उस डिस्कोर्स में किस तरह से फिट हो रहा है अगर हम उसको एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री की तरह अगर हम उस टेक्स्ट को पढ़े तो। सो हाँ बोलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। धन्यवाद निशिकांत जी। एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री जो उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत और उदारवाद लोकतंत्र की दो सीमाओं को ये पार करता है या उनके लिमिटेशन को तोड़ता है। अगर हम उदारवादी लोकतंत्र राजनीति में देखें तो यहाँ पे एक निश्चित स्थान और प्रतिनिधित्व के एक विशेष तरीके से राजनीति संचालित होती है। तो एक स्पेस है और एक तरह का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन या डेलीगेशन है। राजनीति का एक निश्चित स्थान और प्रतिनिधित्व का एक विशेष तरीका ही उसको वैध राजनीति और लेजिटिमेट पॉलिटिक्स बनाती है, या उसको एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेशन का नाम देती है। राजनीति का एक निश्चित स्थान होना जिसको वैध राजनीति कहा जाता है, या सीमित प्रतिनिधित्व होना जिसको हम लोगों का जो पीपल्स का जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है, एवरीडे पॉलिटिक्स है, उसके उसको वो उससे वो बाहर चले जाते हैं। तो रचनात्मक कार्यक्रम को एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री के रूप में हमें पढ़ने से हमें राजनीति के निश्चित स्थान
और निर्बाध प्रतिनिधित्व को समझने में मदद मिलती है। जैसे कि हर स्पेस एक पॉलिटिकल स्पेस है और हर जो रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है वो सिर्फ स्टेट की लेजिटिमेसी से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसको मैं जो डेफिनिट स्पेस ऑफ पॉलिटिक्स है या जिसको हम कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री उसको तोड़ता हुआ दिखता है। क्योंकि ये जो आप 18 इश्यूज हैं इसमें आप और अपने मुद्दे जोड़ सकते हैं, गांधी उसको तोड़ते हुए दिखते हैं एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री से। मैं अपनी किताब में ये कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री का ये मतलब नहीं है कि बियॉन्ड पार्लियामेंट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल या उससे एंगेजमेंट गांधी करीब करीब छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री के थ्रू वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को एक इवोल्यूशनरी एपिस्टेमोलॉजी भी बोलना चाहूंगा, जिसको हम जहां पे आप लगातार सीख रहे हैं, मुद्दों को जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो संघर्ष है वर्टिकल नहीं है। जो लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल पॉलिटिक्स ने जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें प्रोटोकॉल्स की रिजिडिटी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। that protocols have become very important। प्रोटोकॉल्स की इतनी रिजिडिटी ज्यादा हो गई है कि बहुत सारे संसाधन इश्यूज पे खर्च ना करके प्रोटोकॉल्स पे खर्च होते हैं। टाइम और स्पेस जो स्टेट का है वो प्रोटोकॉल्स पे ज्यादा हो जाता है, इश्यूज पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम उसकी जगह अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल संघर्ष को देखें, जहाँ पे मतलब लोग एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, संघर्षों में जा रहे हैं, तो उस संदर्भ में कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बहुत एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज साबित होता है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जिसको हम हिंदी में रचनात्मक कार्यक्रम भी कह रहे हैं, ये राजनीति को सिर्फ लामबंदी के तौर पे नहीं देखता है, जिसको पॉलिटिक्स एज ए मोबिलाइजेशन कह रहे हैं, बट ये राजनीति को पॉलिटिक्स एज ए पार्टिसिपेशन भी देख रहा है, जहाँ पे राजनीति भागीदारी भी हो सकती है। राजनीति सिर्फ लामबंदी नहीं, भागीदारी भी हो सकती है। और ये क्रिटिकल इवेल्युएशन बहुत सारे मूवमेंट्स का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सालों तक पॉलिटिक्स एज अ मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जो कि बहुत क्रूशियल स्टेप था। लेकिन पॉलिटिक्स एज अ पार्टिसिपेशन और बहुत जो रेस पब्लिका का मॉडल है या जो स्टेट का मॉडल है, उसने इजिली पॉलिटिक्स एज अ मोबिलाइजेशन को ले लिया एंड वो कॉन्स्टिट्यूट किया पॉलिटिक्स एज अ मोबिलाइजेशन एज अ मेजॉरिटी। यहाँ पे जो पॉलिटिक्स एज अ पार्टिसिपेशन वाला मुद्दा था वो रह गया, और यहाँ पे पार्टिसिपेशन गांधी 18 इश्यूज के थ्रू तो कर ही रहे हैं, लेकिन यह पार्टिसिपेशन जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के तहत भी है, जिसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा भी है, वो पीछे रह गया। तो यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो कैसे वो एक नॉन वायलेंट टेक्नोलॉजी हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि गांधी वॉज एंटी टेक्नोलॉजी। और अगर हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के संदर्भ में पढ़े तो वो दुनिया के बेहतरीन जो वैज्ञानिक थे, जिनके आर्टिकल दुनिया के बेहतरीन जर्नल्स में छपते थे, वो उनको पढ़ते थे, उनसे उनके थ्रू संवाद करते थे। जो उनका हाइड्रोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुहने से आता है, वो बड़े साइंटिस्ट थे। तो मुझे लग रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री दे रहा है, और इस डिसेंट्रलाइजेशन दोनों पे दे रहा है, एक सेल्फ क्रिएट करता है और ये एक सेल्फ में अदर भी है। गांधी के साथ क्या हुआ कि सेल्फ को हमने इतना मिस्टिफाई कर दिया कि हम सेल्फ को ही सर्च करते रह जाते हैं एकेडमिक स्कॉलरशिप में। अगर मुझसे पूछा जाए कि गांधी का सेल्फ क्या है, सिंपल सेल्फ क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि यह वह सेल्फ जिसमें अदर भी मौजूद हो। अगर अदर उस सेल्फ में नहीं है तो सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है गांधी के संदर्भ में। तो ये जो सेल्फ एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री दे रहा है कि आप हो सकता है रिलीजन बी हो आपका, बट रिलीजन बी का कंसर्न मेरा रिलीजन ए को भी करना होगा, या रिलीजन ए का कंसर्न रिलीजन बी को भी करना होगा, तभी वो सेल्फ कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो इस संदर्भ में हम एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री को पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को। ज्योत्सना जी, आपका सवाल भाई।
सर, मेरा जो तीसरा सवाल है वो स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित है कि वर्तमान सरकार की जो स्वास्थ्य संबंधित नीतियां हैं और गांधी जी के जो स्वास्थ्य संबंधित विचार हैं, उनमें आप कितनी समानताएं और विभिन्नताएं पाते हैं? और साथ ही साथ इसमें एक छोटा-सा और मैं जोड़ना चाहूँगी महिलाओं के संदर्भ में स्पेशली, क्योंकि जब गांधी जी का जो युग था, दौर था, उस समय महिला स्वच्छता ज़्यादा ज़रूरी था, खासकर प्रसव से संबंधित, माहवारी से संबंधित और भी कई अन्य चीज़ें थी। तो क्या गांधी जी अपने स्वच्छता में विचार देते समय, स्वच्छता संबंधित विचार देते समय, स्वास्थ्य संबंधित विचार देते समय महिलाओं को पे खास ध्यान रखा? ये दोनों मेरे सवाल हैं सर आपसे। जी धनंजय बोलिए आप। हाँ, धन्यवाद ज्योत्सना जी आपके इस प्रश्न के लिए। हाँ, ध्यान रखा 2 तरह से है अगर हम समझें तो। एक तो उनके यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, जो सभी के लिए होते हैं। मतलब उसमें वो शायद यह नहीं कह पा रहे हैं कि किस ग्रुप के लिए लिख रहे हैं, वो सब यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में भी है, वो मिल सकते हैं कि गांधी उनके लिए बात कर रहे हैं। और कुछ स्पेसिफिक सेंस में हाँ, वो बात कर रहे हैं महिलाओं संबंधित भी। गांधी जो है हेल्थ प्रॉपर की बात करते हैं, जो मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर कोई हेल्थ प्रॉपर की बात करे और गांधी को कोट करे कि हेल्थ प्रॉपर क्या होता है। हिंद स्वराज में थोड़ा सा हमें इंडिकेशन मिलता है कि वो हाथों और पैरों के समुचित उपयोग से स्वास्थ्य की व्याख्या करते हैं, कि जहाँ पे आप शरीर के जो फंक्शन है, शरीर के बॉडी ऑर्गन्स हैं, हाथ और पैर हैं, वो कैसे आप यूज कर रहे हैं, वो आपके स्वास्थ्य की निशानी है। मतलब आप ब्रेड एंड लेबर या जो बॉडी लेबर है उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है गांधी के लिए, क्योंकि इसके थ्रू वो जो आर्टिफिशियल लोकोमेशन है या उसके नकारात्मक प्रभाव को दूर करते हैं। गांधी इस बात पर जोर देते हैं कि आपका पानी, भोजन, हवा साफ होना चाहिए, ये जरूरी है। जबकि नव उदारवादी राजनीति की भूमिका जल, भोजन और वायु को एक कंज्यूमर प्रोडक्ट मान लिया है और अपना रोल सिर्फ जो क्वालिटी कंट्रोल तक सीमित कर दिया है। तो जो न्यू लिबरल स्टेट है, अगर आप उसका रोल देखते हैं तो वो एक क्वालिटी कंट्रोल के तौर पे आता है कि हाँ, आप ये मशीन इस प्राइस पे इस रेंज में बेच सकते हैं, ये कंट्रोल है। गांधी जो है वो जल, भोजन और वायु को यूनिवर्सल राइट्स के तौर पे देख रहे थे, जहाँ पे और गांधी न इसे केवल व्यक्तिगत स्वच्छता के रूप में बल्कि अपने आसपास के स्पेस को पॉलिटिसाइजेशन भी इसके माध्यम से उन्होंने किया। सो गांधी का जो स्वास्थ्य है, उनके स्वराज, जो गांधी का स्वास्थ्य स्वराज है या जिसको हम हेल्थ स्वराज बोल सकते हैं, वो हिंद स्वराज से जुड़ा हुआ था, ये सच है। स्वास्थ्य स्वराज पर अगर हम बात करें तो उनके बहुत सारे जो इंस्पिरेशन थे, उसमें अन्ना किंग्सफोर्ड एक थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एडवर्ड मिटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। टॉमस एलिंसन बहुत एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। लुइस कुहने एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। एक जो किताब आई थी, परफेक्ट वे इन डाइट, एडिटाइज एडवोकेटिंग ए रिटर्न टू द नेचुरल एंड एंशिएंट फूड ऑफ आवर रेस, यहाँ पे उस किताब में जो प्रीफेस में इस बात पे जोर दिया गया है कि लिबर्टी और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्वास्थ्य के लिए। लिबर्टी और रीजन, और अज्ञानता और भय सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इसको अगर हम गांधी के हेल्थ स्वराज में जोड़ रहे हैं कि रीजन और लिबर्टी आपका बहुत जरूरी है आपके हेल्थ, खुद के हेल्थ के लिए। तो जो पर्सनल, जिसको हम हेल्थ बोलते हैं, सैनिटाइजेशन बोलते हैं, सैनिटेशन बोलते हैं, गांधी उसको कलेक्टिव में सबमर्ज कर रहे हैं कि कलेक्टिवली फ्री, कलेक्टिवली ऑटोनोमस, कलेक्टिवली रीजनेबल बीइंग, ये सब भी बहुत जरूरी है आपके बॉडी के स्वास्थ्य को रखने के लिए। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर गांधी के अनुसार बाहरी नियंत्रण के अधीन हुए बिना अगर हम आत्म सुधार के लिए शरीर को स्वायत्तता और अधिकार
देते हैं तो गांधी का ये स्वस्थ विचार कहा जा सकता है, स्वस्थ स्वराज किया जा सकता है। तो स्वस्थ स्वराज को हिंद स्वराज के साथ पढ़ने की जरूरत है, और जहाँ पे उनके जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हैं और जो कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट है वो महिलाओं से संबंधित भी। निशिकांत सर, आखिरी सवाल आपकी तरफ से है, उसके पहले मैं एक छोटा सा सवाल धनंजय से करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जरूर। तो मेरा सवाल धनंजय आपसे ये है कि आमतौर पे जो आदिवासी अधिकारों के समर्थक हैं, उनके द्वारा जाने अनजाने गांधी जी के जीवन काल में भी और उसके बाद के दौर में भी यह आरोप लगता रहा है कि वो बाहर से एक मॉडल आरोपित कर रहे हैं आदिवासियों के ऊपर, और उनकी जो जीवन शैली है उस पर उसके लिए वो एक खतरे के रूप में है। अपनी तमाम अच्छी बातों के बावजूद, तमाम उदारता के बावजूद, वो जब एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं जहाँ पर मद्य निषेध होना चाहिए, जहाँ पर जाने अनजाने शाकाहार पर ज़्यादा जोर होना चाहिए, तो वो आदिवासियों के लिए बहुत ही उपयोगी ना होकर एक तरीके से उनके जीवन में अनचाहा हस्तक्षेप है। क्या महात्मा गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में, चूंकि आप उसकी एक यात्रा देख रहे हैं, इसमें एक बदलाव दिखता है? क्या हम यह कह सकते हैं कि वो इस तरह की आलोचनाओं के प्रति संवेदनशील थे और उन्होंने अपने आप को इसमें बदलने की कोशिश की? ये मेरा प्रश्न है। जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे लग रहा है कि गांधी इस मुद्दे पे काफ़ी हद तक बहुत चेंज भी हुए थे। और गांधी का जो खुद का अपना अनुभव था, उनका जो राइटिंग्स हैं, उनका जो छोटा नागपुर में विजिट था 1917, 1925, 1927, 1941 में, उन्होंने छोटा नागपुर झारखंड में, जो आज की डेट में है, वहाँ पे विजिट किया था। और उनके जो बहुत सारे इंटरलोक्यूटर्स थे, याग्निक, इंदुलाल याग्निक, अमृतलाल ठक्कर, सुमंत मेहता, नरहरि पारिक, जुगत राम दवे, वेरियर एल्विन, बीजी खेर, एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो जब आदिवासी महासभा ने एक शब्द को गठित किया, ये माना जाता है कि जो आदिवासी शब्द है, आदिवासी महासभा ने ही उसको कॉइन किया था झारखंड में, और अमृतलाल ठक्कर ने इसको बहुत यूज किया। तो गांधी शायद ये मान लिए थे कि ये अमृतलाल ठक्कर ने ही इसको यूज किया था। लेकिन गांधी ने आदिवासी जो शब्द को प्रयोग किया, उसका रीजन ये था कि इंडिजिनिटी के सेंस में, इंडिजिनस राइट्स देने के संदर्भ में ये शब्द उनको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि और ये जो दूसरे कॉम्पिटिटिंग ग्रुप थे या बाद में जो उभर के आए, जैसे कि आपको बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे, वो गांधी के आदिवासी डेफिनेशन से सहमत नहीं थे। वो घुरिये ने तो यहाँ तक बोला कि आदिवासी बैकवर्ड हिंदू हैं। तो ये जो बैकवर्ड हिंदू वाला कॉन्सेप्ट गांधी में नहीं था। गांधी में आदिवासी था, इंडिजिनस पीपल, राइट टू फॉरेस्ट एरियाज, और जो लैंड का कॉन्सेप्ट था कि ये उन्हीं का है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण और ये जो बाकी लोग सहमत नहीं थे आदिवासी के डेफिनेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ द टर्म आदिवासी, उसमें उनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट से प्रॉब्लम इसलिए हो रहा था क्योंकि शायद वो उनको आउटसाइडर होने का हमेशा डर रहता था कि उनको आउटसाइडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर ये जो राइट्स हैं और डिसेंट्रलाइजेशन है वो आदिवासी समाज को दे दिया जाएगा। तो गांधी जो थे इस टर्म को जिंदगी भर यूज करते रहे, और बाकी जो टर्म थे उनको वो एक्सेप्ट नहीं किए। तो मुझे लग रहा है कि जो दो चीज है जो उनका एल्विन से डिबेट है, जो कि महत्वपूर्ण डिबेट है, कि हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं बहुत कुछ क्या उनके ऊपर, और गांधी कहीं सहमत होते हैं, गांधी कहीं असहमत होते हैं। लेकिन कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस के संदर्भ में, लेकिन जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स के संदर्भ में है, वो गांधी का पोजीशन करीब करीब सभी ने माना था। हाँ, कल्चरल कॉन्सेप्ट और कल्चरल रेल्म में मुझे लग रहा है कि वहां पे क्रिटिकल और भी क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। निशिकांत सर,
आपका आखिरी सवाल, कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी एक तरीके से। मैं थोड़ी पुरानी चर्चा को बढ़ा के फिर एक प्रश्न जोड़ूंगा। मेरा जो पिछला प्रश्न था वो उसको मैं दूसरी तरह से रखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि सॉरी, जो उनके रचनात्मक कार्यक्रम है उनको इस तरह पढ़ा जाए जैसा तुम सजेस्ट करते दिख रहे हो, कि वो लिबरल डेमोक्रेसी को जो है मजबूत करने के लिए और गहराई देने के लिए मदद करेंगे, या फिर एक अल्टरनेटिव प्रस्तुत करते हैं। ये मैं जानना चाह रहा था कि किस तरह से उसे पढ़ना बेहतर होगा, क्योंकि अब उसी तरह से मेरा जो दूसरा मैं प्रश्न सोच रहा था वो उससे जुड़ा भी हो सकता है। क्योंकि अगर जिस तरह आप सजेस्ट कर रहे हो उस तरह से अगर हम पढ़े तो मुझे लगता है कि फिर वो अंबेडकर की उनसे इतनी असहमति नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उसे एक अल्टरनेटिव ग्राम स्वराज और जो एकदम डिसेंट्रलाइजेशन और उन सब की जो गांधी के एक तरह से कोर वैल्यू समझे जाते हैं, तो उस पर अंबेडकर को और या तक नेहरू को भी काफी जो है असहजता थी। तो इन दोनों चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहें? धनंजय बोलिए आप। और जो उनका अगर हम लास्ट विल भी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो अगर हम गांधी को जैसा पहली रीडिंग के साथ मैं आपके साथ जाना चाहूँगा, जहाँ पे वो लेकिन दूसरा चीज़ गांधी कर रहे हैं कि वो यहाँ पे जो फॉल्ट लाइन्स है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के, उसको वो फिल करते हुए एक अल्टरनेटिव बनाते हैं। बट ये अल्टरनेटिव कोई ज़रूरी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो प्री लिबरल है। सो गांधी का जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री है, जो मैं कहना चाहूँगा, वो प्री लिबरल नहीं है, जो कि किसी भी कंजर्वेटिव का एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री बहुत सारे लोगों का हो सकता है, जिसमें कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, फंडामेंटलिस्ट भी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। लेकिन गांधी और कोई कंजर्वेटिव और रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट में अंतर ये होगा कि वो लोग एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री को प्री लिबरल ले जाने की कोशिश करेंगे। गांधी का जो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री इसमें उभर के जो आ रहा है वो पोस्ट लिबरल है, नॉट प्री लिबरल। और पोस्ट लिबरल बिना लिबरल के पोस्ट नहीं हो सकता है। उसमें जो उसकी वैल्यूज होंगे, जो जो आइडिया ऑफ ओरिजिनलिटी, आइडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आइडिया ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, ये सब जो चीजें होंगी वो रहेंगी। लेकिन वो जो 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 वायलेंस होगा, स्टेट का वायलेंस हम बोल, जो आइडिया ऑफ वेवेरियन स्टेट नहीं होगा इसमें। लेकिन हम मान लिए हैं कि एक वेवेरियन ही स्टेट जो है वो सब कुछ कर सकता है और लेजिटिमेट है। तो उस तरह की चीजें हमें वहां नहीं मिलती। इस सेंस में वो ट्रांसफॉर्मेशन भी है इन फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव थिंग्स। दूसरा जो हम ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, जो विलेज स्वराज से संबंधित है। और विलेज स्वराज से संबंधित इस प्रश्न को अगर हम ऐसे समझें, जैसे कि अंबेडकर के अनुसार गांव जो है वो डेन ऑफ डार्कनेस, जिसको वो एक विलेज को बोलते थे, या इस मामले में वो नेहरू के करीब आते हैं। जो अंबेडकर और नेहरू का जो विलेज का कॉन्सेप्शन है वो ठीक है, इससे एक साथ आता है। यहाँ पे जो अर्बेनिटी है वो महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पे अगर हम अंबेडकर के शब्दों को पैराफ्रेज करें तो जो एनोनिमिटी पे आधारित होती है, अर्बेनिटी जो है एनोनिमिटी पे आधारित होती है, जहाँ पे आपको मोबिलिटी का एक चांस मिलता है। गांधी का जो कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज है वो इंटीमेसी का स्थान है, ठीक है, जहाँ पे आप अंतरंगता के साथ एक दूसरे को जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर हम आज के दौर में देखें तो अर्बेनिटी और इंटीमेसी के दोनों फॉल्ट लाइन्स हैं, अपने अपने फॉल्ट लाइन्स हैं। तो जो विलेज का इंटीमेसी है या अर्बेनिटी का जो एनोनिमिटी है वो कितना एनोनिमस रह गया है, या विलेज का जो रिलेशनशिप हो कि कभी था भी कि नहीं उतना इंटीमेट,
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों पे थोड़ा सा फॉल्ट लाइन की तरफ हमें इशारा करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अलावा जिस तरह से हम हिंद स्वराज में वैकल्पिक दुनिया, हिंद स्वराज एक वैकल्पिक दुनिया का प्रस्ताव देता है और ग्राम स्वराज की उनकी अवधारणा को गांवों के संशोधनवादी पाठ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो मैं उनका जो विलेज की रीडिंग है गांधी की, उसको मैं रिविजनिस्ट रीडिंग ऑफ इंडियन विलेजेस कहना चाहूंगा, जहां पे वो इंडियन विलेजेस को विथ रिविजन्स वो पढ़ रहे हैं, अपने रिविजन्स के तहत देख रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वैसा हो, लेकिन वो रिविजनिस्ट रीडिंग के तौर पे वो एक खाका प्रस्तुत करें कि ऐसा विलेज है, हो सकता है, था कि नहीं। वो जैसे थॉमस माइनी की जो किताब के आधार पे साउथ अफ्रीका में पूरा डिफेंड कर रहे थे कि राइट टू वोट मतलब साउथ अफ्रीका में इंडियंस में भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ के विलेजेस में इलेक्शन होता था, ये था। लेकिन अगर मान लीजिए माइनी को हम कितना क्रेडिबल मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक रिविजनिस्ट रीडिंग करते हुए दिख रहे हैं गांधी इंडियन विलेजेस का। सो गांधी गांव की सेवा को, लेकिन इस रिविजनिस्ट रीडिंग में अगर हम विलेज की गांधी की रिविजनिस्ट रीडिंग देख रहे हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन निकल के आते हैं। वो इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन क्या है? तो गांव की सेवा को स्वराज प्राप्ति के बराबर मानते थे। जो गांधी क्या कहते थे, ग्राम सेवा स्वराज प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम स्वराज का उनका विचार एक पूर्ण गणतंत्र का है, जिसको वो रिपब्लिक बोलते हैं, जो अपनी महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों से स्वतंत्र है, फिर भी कई अन्य लोगों के लिए वह इंटरडिपेंडेंट है, जिसमें निर्भरता एक आवश्यक कंपोनेंट है। आदर्श गांव में उत्तम स्वच्छता, वातायन, कुएं, गांव की आम सेवा, सहकारी, डेयरी, प्राथमिकता, माध्यमिक विद्यालय, पंचायतें, बुद्धिमान मनुष्य। ये इंटरेस्टिंग है, ये उनका टर्म बुद्धिमान मनुष्य। कोई प्लेग नहीं, कोई हैजा नहीं, कोई चेचक नहीं, शारीरिक श्रम का महत्व, ये सब उनका जो आइडिया ऑफ विलेज स्वराज है वो महत्वपूर्ण होता है। ग्राम स्वराज के अगर कुछ मूल सिद्धांतों में गांधी के अनुसार मानव की सर्वोच्चता रहेगी, उसमें पूर्ण रोजगार मिलेगा, शारीरिक श्रम तो रहेगा, समानता भी रहेगी, ट्रस्टीशिप रहेगा, विकेंद्रीकरण रहेगा, स्वदेशी रहेगा, आत्मनिर्भरता रहेगा, सहयोग रहेगा और सत्याग्रह भी रहेगा। सर्वधर्म संभाव, पंचायती राज और नई तालीम भी रहेंगे, जो गांधी का जो अपना ग्राम स्वराज है। अब इनको गांधी ने कई मौके पे लिखा, ठीक है। एच व्यास ने 1962 में गांधी की बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा किया और ग्राम स्वराज की पुस्तक के नाम पे प्रकाशित किया 1962 में। तो आइडियली ये कंपोनेंट हिंद स्वराज के हिस्सा हो सकते हैं और हैं ही, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अब चूंकि वो ग्राम स्वराज के नाम से किताब भी आई और ग्राम स्वराज बहुत एक बहुत इंटाइसिंग आइडिया भी लगा, तो फोकस चला गया कि हिंद स्वराज की जगह ग्राम स्वराज पे। मुझे लग रहा है कि ये जितने वो चीजें बोल रहे हैं गांधी, वो शायद पूर्ण स्वराज के माध्यम से भी हो सकता है, जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसको ग्राम स्वराज ही कहा जाए। लेकिन वो ग्रामीण लेवल पे जो मैं बोल रहा हूँ कि रिविजनिस्ट रीडिंग के थ्रू वो ऑफर कर रहे हैं, ये चीजें अवेलेबल होंगी। तो इस संदर्भ में मुझे लग रहा है कि एक जो अम्बेडकर सिटीजनशिप या सिटीजन बेस जो राइट्स का कॉन्सेप्ट सिटीजन के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप कर रहे थे, अगर ये रिविजनिस्ट रीडिंग ऑफ इंडियन विलेजेस बाय गांधी हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेशन मिल रहे हैं, जहाँ बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लाइक सत्याग्रह और बाकी और चीजों को लेके। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग रीड और इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन हो सकता है। मुझे लगता है कि हमने ये सोचा था कि बातचीत थोड़ी छोटी होगी, पर जिस तरीके से धनंजय ने प्रश्नों का जवाब दिया और खासतौर पे बातचीत के अंतिम पड़ाव पर गांव की गांधी की संकल्पना को लेकर जो बातें धनंजय आपने रखी वो काफी रोचक रही। मुझे लगता है कि इस किताब की भी और धनंजय के अगर हम दूसरे लेखन को देखें तो उसकी भी जो एक महत्वपूर्ण विशेषता सामने आती है वो ये कि जो लेखन है, जो रोजमर्रा की जो बातें हैं, उसको वो सैद्धांतिक शब्दावली में बहुत ही
अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं। और कई बार जो निशिकांत सर ने ये कहा कि वो थोड़ा-सा दुरूह हो जाता है आम पाठक के लिए, पर मुझे लगता है कि वो रिसर्चर्स को, विद्यार्थियों को एक चुनौती भी देता है कि वो जो नए तरह की या पुराने तरह की जो शब्दावली है, उसको वो पूरी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए उसकी बुनियाद में जाएँ, दूसरी पुस्तकों के पास भी जाएँ और उसको समझें। तो मुझे यह उम्मीद है कि हमारी जो चर्चा है वह महात्मा गांधी की जो पूर्ण स्वराज का जो विचार है, उसके बारे में तो एक रोशनी डालती ही है, वो विद्यार्थियों को, शोधकर्ताओं को और सामान्य जो पाठक वर्ग है, उन्हें भी जो अलग-अलग तरह की सैद्धांतिक निर्मितियाँ हैं उनके बारे में ज़्यादा जागरूक होने के लिए भी प्रेरित करती है। मैं ज्योत्सना जी, निशिकांत जी और धनंजय जी, तीनों लोगों का आभारी हूँ कि वो इस बातचीत के साथ जुड़े। इस बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की चर्चा में निशिकांत जी और ज्योत्सना जी का सहयोग मिलता रहेगा। धनंजय के साथ तो गुफ्तगू कार्यक्रम हम संचालित करते ही हैं। तो आज की बातचीत के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। नमस्कार।